देखिए साथियों, बात करेंगे आज उस सऊदी अरेबिया पर जो हमेशा से इजराइल के होने ना होने पर सवाल उठाता आया है, जिसने हमेशा से इस चीज़ का विरोध किया है कि इजराइल को 1967 की तरह ही अपनी सीमाओं को पुनर्स्थापित करते हुए फ़िलिस्तीन को उसके हक वापस लौटाने चाहिए, और जिसने हमेशा से ये कहा है कि फ़िलिस्तीन के निर्माण के बिना वो इजराइल से बातचीत नहीं करेगा। इवन मैं ये कहूँगा कि जब भी इस्लाम से संबंधित कोई मुद्दा होता है या इस्लामिक कंट्री से संबंधित कोई मुद्दा होता है तो हर इस्लामिक देश सऊदी अरेबिया की तरफ ही देखता है। बट हाल फिलहाल में हम लोग देखेंगे कि 1.5 वर्षों तक इजराइल और गाज़ा के अंदर इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चला। इसमें लगभग 50,000 लोगों की मृत्यु हुई और बहुत बड़ी तबाही गाज़ा के अंदर हुई। इवन मैं ये कहूँगा कि पूरा का पूरा गाज़ा तबाह हो गया। उसके बाद भी जो सऊदी अरेबिया है वो एकदम शांत है इस मुद्दे पर, और ये चीज़ इवन लोगों को ही नहीं, इस्लामिक वर्ल्ड को, अरब लीग को, सबको ही सकते में डालती है कि क्यों सऊदी अरेबिया इस मुद्दे पर शांत रहा। तो आज हम लोग इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे कि वाई सऊदी इज साइलेंट ऑन गाज़ा। ठीक है, मेरा नाम है एसके शर्मा और मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ग्लोबल अपडेट की डेली वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं। देखिए, बात करेंगे सबसे पहले हम लोग कि गाज़ा के अंदर ऐसा क्या हुआ और जिसकी डिमांड गाज़ा को थी सऊदी अरेबिया से कि सऊदी अरेबिया कोई एक बड़ा एक्शन लेगा गाज़ा के अंदर इजराइल के अगेंस्ट, वो सऊदी अरेबिया की तरफ से नहीं लिया गया और सऊदी अरेबिया के द्वारा पर्दे के पीछे रहकर ही काम किया गया। देखिए, बहुत 20 तारीख को ट्रंप द्वारा शपथ ग्रहण हुआ, उसी दिन लगभग 1.5 साल बाद इजराइल हमास का संघर्ष गाज़ा के अंदर बंद हुआ और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही गाज़ा के अंदर हुई थी। 7 अक्टूबर का वो दिन था जब हमास के जो लड़ाके थे वो घुस जाते हैं इजराइल के अंदर और लगभग इजराइल के अंदर घुस कर के 1200 लोगों को मार दिया जाता है, जिसमें से 200 या 300 लोगों को 200 से 300 लोगों को कैदी बनाकर फ़िलिस्तीन के अंदर ले जाया जाता है, गाज़ा पट्टी के अंदर ले जाया जाता है। उसके बाद इजराइल के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है। उस ऑपरेशन में बताया ये गया है कि वो ऑपरेशन आने वाले समय में गाज़ा के अंदर हमास और इजराइल संघर्ष का रूप लेता है, जिसमें दावा ये किया गया है कि ये जो संघर्ष था लगभग ये संघर्ष 1.5 वर्षों तक चला। मीन्स आप यकीन मानिए कि ये इतना बड़ा संघर्ष था। रशिया यूक्रेन वॉर से ज़्यादा मुझे लगता है कि लोग इस संघर्ष में मारे गए हैं। करीब ये 1.5 साल तक युद्ध चला, जो कि हाल फिलहाल में ऑनगोइंग है, क्योंकि जो फ़िलिस्तीन के अंदर जो इजरायली नागरिकों को कैद किया गया था, उस डील के आधार पर जो सीज़ फायर हुआ है, उस डील के आधार पर हमास के जो आतंकी हैं वो इजराइल के नागरिकों को सौंप रहे हैं और इजराइल के जो लोग हैं वो हमास के कैदियों को वापस लौटा रहे हैं। ये हुआ है सीज़ फायर। अब ये सीज़ फायर देखिए 1.5 वर्षों बाद हुआ है। इसमें बताया ये जा रहा है लगभग 46,000, यहाँ पर गाज़ा के अंदर जो गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है उसका कहना ये है कि 46,000 के ऊपर लोग मारे गए हैं और लगभग 1 लाख से ऊपर लोग घायल हुए हैं। ठीक है, सॉरी 10 लाख से ऊपर लोग घायल हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे आप जब 17,000 का ये जो आंकड़ा देखेंगे यहाँ पर, जबकि इजराइल का कहना ये है कि हमने 17,000 मिलिटेंट्स को मारा है। देखिए, यहाँ पर अगर हम इन दोनों के काउंट की बात करेंगे तो दोनों के काउंट में बहुत ज़्यादा विरोधाभास है, बट हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि लोग तो मारे गए ना, गाज़ा तो तबाह हुआ है ना। अब इस बीच हुआ क्या है, कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक बता रही हैं कि गाज़ा जो है ना वो 70 वर्षों तक पीछे चला गया है। 70 वर्षों तक, यू कांट बिलीव कि कोई देश इतना ज़्यादा पीछे चला जाए अपनी लाइफ में। तो अब वहाँ पर बिल्कुल भी रहने जैसी स्थिति नहीं है गाज़ा के अंदर। लोग वहाँ पर फिर भी वापस लौट रहे हैं, बट रहने जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। अब इस बीच हमने देखा कि काफ़ी मीटिंग्स हुई, सऊदी अरेबिया द्वारा भी इसका विरोध किया गया और जो अरब कंट्री हैं उनके द्वारा भी इसका विरोध किया गया। बट एक जिस एक्शन की डिमांड थी गाज़ा को, वो कहीं ना कहीं एक्शन नहीं लिया गया। जबकि हम एक दूसरी ओर देखेंगे इस तस्वीर में कि सऊदी अरेबिया द्वारा इस चीज़ में तो बहुत अच्छा रोल निभाया गया कि यहाँ पर आप देखेंगे जो एक वॉर और ऑनगोइंग है, रशिया यूक्रेन वॉर। एक तरफ आप देखेंगे यूएसए का डेलीगेशन और एक तरफ देखेंगे यहाँ पर आप रशिया का डेलीगेशन, और बीच में आप यहाँ पर देखेंगे जो लोग हैं ये हैं सऊदी अरब के जो प्रोफेशनल्स हैं वो हैं। ठीक है, सऊदी अरेबिया रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में तो एक अहम रोल निभा रहा है, बट हम दूसरी ओर अगर देखें तो गाज़ा के ऊपर उसका कुछ भी एक जो डिमांडिंग एक्शन आना चाहिए था वो नहीं है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉक करती है वर्ल्ड के लीडर्स को। वर्ल्ड के लीडर्स मेरा कहने का मतलब है कि अरब जो कंट्री हैं उनके लीडर्स को बहुत ज़्यादा शॉक करती है और अरब के जो कंट्री हैं उनको भी बहुत ज़्यादा शॉक करती है। और जो फ़िलिस्तीन है उसको तो एक बहुत बड़ा शॉक ये है, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जो
अगर मैं खाड़ी देशों की बात करूं तो खाड़ी देशों में अपने आप को इस्लामिक देशों का नेता बताता है, और ऑब्वियस सी बात है कि हर इस्लामिक देश जब भी कोई विवाद होता है तो सऊदी अरब का रुख करता है। बट ऐसी क्या मजबूरियां पड़ी हैं सऊदी अरेबिया की कि उसे इस मुद्दे पर चुप रहना पड़ा? क्या ये सऊदी अरेबिया की कोई जानी मानी या जानबूझकर की हुई कोई कूटनीति है, वैश्विक कूटनीति है, या फिर सऊदी अरेबिया की कुछ मजबूरियां हैं? उस पर हम लोग थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ, आज के समय में है क्या ना, किसी भी देश की अगर मैं बात करूं तो हर देश अपने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहा है और अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने पे ध्यान दे रहा है। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो खाड़ी देशों में सबसे ज़्यादा हम देखेंगे तो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, जिसके नेता हाल फिलहाल में इंडिया में आए हुए भी हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया, देखिए सऊदी अरेबिया की जो कूटनीति है ना वो कुछ इसी प्रकार है। यहाँ पर आप सबसे पहले तो देखिए कि सऊदी अरेबिया चाहता है अपना एक नोइम, यहाँ पर आप नोइम प्रोजेक्ट देखेंगे, ठीक है, ये है NOEM प्रोजेक्ट। अब ये नोइम प्रोजेक्ट क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ये सऊदी अरेबिया की बहुत बड़ी मजबूरी है कि सऊदी अरेबिया इजराइल और हमास के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया का विजन 2030, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये विजन और ये जो नोइम प्रोजेक्ट है, इनके ही आधार पर मुझे ये लगता है कि सऊदी अरेबिया ने मुखर होकर गाज़ा और इजराइल के मुद्दे पर कोई भी चर्चा नहीं की, और जो एक डिमांडिंग एक्शन होना था वो सऊदी अरेबिया के द्वारा नहीं लिया गया। देखिए है क्या, 2030 तक सऊदी अरेबिया अपने आप को एक देश, मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि अपने आप को ऑयल से शिफ्ट करके लाना चाहता है टूरिज्म पर। मतलब कि अपने देश में टूरिज्म अभी सऊदी अरेबिया के अंदर ऐसा नहीं कि टूरिज्म नहीं है, बट अपने टूरिज्म को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें कि जैसा एक सिटी यूएई के पास है दुबई, ठीक है, वो सऊदी अरेबिया पर नहीं है, तो सऊदी अरेबिया इस नोइम प्रोजेक्ट के तहत अपने देश में एक ऐसी सिटी डेवलप करना चाहते हैं। यहाँ पर आप कुछ तस्वीर भी देखेंगे, ये जो तस्वीर है आप देख रहे हैं देखिए ये तस्वीर, तो ये नोइम प्रोजेक्ट एक सऊदी अरेबिया इसको डेवलप कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें रुपया भी लग रहा है, जिसमें अभी हाल फिलहाल में चर्चा भी हुई थी कि सऊदी अरेबिया के पास रुपए की भी कमी हो गई है इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, कि बिकॉज ऑफ गाज़ा के अंदर जो इजराइल का संघर्ष चला है उसकी वजह से सऊदी अरेबिया का ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। अब देखिए सऊदी अरेबिया की जो रणनीति है वो यही है कि अगर सऊदी अरेबिया गाज़ा के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा खुलकर बोला, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एक हिसाब से इजराइल का करेगा विरोध, और इजराइल का अगर सऊदी अरेबिया विरोध करेगा तो इनकी मजबूरी पड़ जाएगी कि ये अमेरिका का विरोध करेंगे, क्योंकि अमेरिका तो ओपनली सपोर्ट करता है इजराइल को, और अमेरिका का तो गाज़ा के मुद्दे पर कहना ये है, हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि भाई जो फिलिस्तीनी यहाँ से निर्वासित हुए हैं ना साउदर्न गाज़ा की ओर, उनको तो वापस लौटना ही नहीं चाहिए, इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है उस क्षेत्र में वापस लौटने का, ऐसा ओपनली कह दिया गया है ट्रंप के द्वारा। आप यकीन मान के चलिए कि कोई आपकी बिरादरी को इतना बड़ा शब्द कह दे और उस देश द्वारा उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन ना किया जाए। इवन आप मजबूरी को समझ सकते हैं कि सऊदी अरेबिया की कितनी बड़ी मजबूरी है। देखिए सऊदी अरेबिया की मजबूरी एक ये भी है कि वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा मात्रा में वेपन लेता है, ठीक है, इकोनॉमी के मामले में अमेरिका पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है सऊदी अरेबिया। और अगर मैं वैश्विक कूटनीति की बात करूं तो सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है, अमेरिका का ऐसा अलाय है कि आर्थिक क्षेत्र में और रक्षा क्षेत्र में ये दो ऐसे क्षेत्र हैं बहुत ज़्यादा डिपेंड है अमेरिका के ऊपर। यही कारण है कि सऊदी अरेबिया के द्वारा डायरेक्टली इजराइल और हमास संघर्ष पर खुलकर कोई भी ओपनली स्टेटमेंट नहीं दिया गया। बट हाँ, ये हम ज़रूर कहेंगे कि बीच बीच में अरब वर्ल्ड जो है अरब लीग है उसकी कुछ मीटिंग्स हुई, उन मीटिंग्स में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए कि भाई इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो जो भी है। लेकिन एक जो डिमांडिंग एक्शन जिसकी मैं बात करता हूँ, जिसको डिमांड थी कि भाई सऊदी अरेबिया के द्वारा लिया जाएगा फ़िलिस्तीन के अंदर, जिसकी फ़िलिस्तीनियों को बहुत ज़्यादा आस थी, वो सऊदी अरेबिया के द्वारा नहीं लिया गया। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम ये समझेंगे कि ईरान ने इस बीच अपने आप को सऊदी अरेबिया की जगह पर रखने का प्रयास किया था, लेकिन ईरान वो अपनी उस जगह पर सऊदी अरेबिया की जगह पर अपने आप को नहीं रख पाया। उसके कुछ अन्य कारण हैं, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। देखिए सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत अच्छे से भांप गया है कि आने वाले समय में देखिए ऑयल है वो सीमित है, और आने वाले समय में इन्हें अपने देश को अन्य चीज़ों पर डिपेंड करना होगा। यही कारण है कि ये हाल फिलहाल में चाह रहे हैं
कि कैसे भी इनका जो नोइम प्रोजेक्ट है ना ये पूरा हो जाए। अब इस नोइम प्रोजेक्ट के तहत जैसा कि मैंने आपको बताया, सऊदी अरेबिया प्रयास ये कर रहा है कि वो अपनी एक ऐसी सिटी विकसित कर ले जहां पर वो टेक्नोलॉजी और टूरिज्म इन सब चीज़ों का विकास कर सके। देखिए यहाँ पर ये नोइम प्रोजेक्ट देखेंगे आप, सऊदी अरेबिया नीड्स पीस इन द मिडिल ईस्ट फॉर इट्स $500 बिलियन नोइम मेगा प्रोजेक्ट टू सक्सीड। ठीक है, यही कारण है कि ये हमेशा से सऊदी अरेबिया, जब से इजराइल हमास संघर्ष 7 अक्टूबर से ये शुरू हुआ था, 7 अक्टूबर 2023 से, तब से ही सऊदी अरेबिया द्वारा कोई बहुत बड़ा एक्शन इजराइल के अगेंस्ट, या फिर मैं कहूँ कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो कि एक वायलेंट स्टेटमेंट हो सकता है जिसे हम कह सकते हैं, वो अगेंस्ट इजराइल नहीं लिया गया। उसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा अलाई है इजराइल और सऊदी अरेबिया का जो दोनों में बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है कि दोनों के रिश्ते कैसे भी सुधारे जा सके, जिसको हम देखते हैं अब्राहम अकॉर्ड के हिसाब से। अब्राहम अकॉर्ड सऊदी अरेबिया और इजराइल के रिश्तों को सुधारने के लिए एक संधि है जिसमें अमेरिका मुख्य भूमिका निभाता है, और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा आने के बाद, सत्ता में आने के बाद सबसे पहले इसको कहा भी गया। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से इनके अमेरिका के साथ रिश्ते मुखर हैं, चाहे कोई भी राष्ट्रपति रहे हों, चाहे जो बाइडन हो, चाहे ट्रंप हो, या ट्रंप से पहले ट्रंप का पुराना कार्यकाल हो, उस समय भी सऊदी अरेबिया और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण ये है कि अमेरिका रक्षा क्षेत्र में सऊदी अरेबिया को बहुत ज़्यादा करता है हेल्प। ठीक है, अब दूसरी ओर देखिए नोइम प्रोजेक्ट पर अगर हम बात करें तो ये जो नोइम प्रोजेक्ट है ना, ये नोइम प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया के पास अभी हाल फिलहाल में मनी की हुई थी कमी। तो ये जो मनी की कमी थी वो पूरा कौन करेगा सऊदी अरेबिया को, वो पूरा करेगा अमेरिका। अब देखिए अमेरिका वहाँ से तो पूरी हेल्प कर नहीं सकता, भाई अपने मजदूर थोड़ी भेज देगा अमेरिका सऊदी अरेबिया के अंदर, तो उसके लिए सऊदी अरेबिया को जरूरत पड़ेगी इजराइल की। क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के मामले में, या फिर बात करें कृषि की टेक्नोलॉजी के मामले में, या फिर हम बात करें डिफेंस के मामले में, डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में, तो वो नंबर 1 पर आता है कौन, इजराइल। ठीक है, इजराइल एक ऐसा देश है जो मुझे लगता है कि अरब वर्ल्ड में, जो खाड़ी देशों में सबसे ज़्यादा विकसित एक देश है। यही कारण है कि सऊदी अरेबिया को डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ज़रूरत तो पड़ेगी इजराइल की, क्योंकि इजराइल के पास वो टेक्नोलॉजी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि सऊदी अरेबिया को वो प्रोवाइड करा सकता है। और हाल फिलहाल में हमने देखा था कि सऊदी अरेबिया ने अपनी हवाई सीमा बंद कर रखी थी इजराइल के लिए, वो इन्होंने 2023 से पहले खोल रखी थी इजराइल के लिए, जब से हमास और इजराइल संघर्ष शुरू हुआ था। अब देखिए यहाँ पर एक चाल भी ये समझ में आती है कि क्या जानबूझ के इजराइल और सऊदी अरेबिया के जो रिश्ते हैं उनको ख़राब करने का प्रयास किया गया हमास के द्वारा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो ये भी पॉइंट आउट होता है ना भाई, 2023 जब से हमास ने इजराइल पर हमला किया था, इससे पहले ही अगर हम बात करें तो इजराइल और सऊदी अरेबिया के जो रिश्ते थे वो बहुत ज़्यादा तक सुधर रहे थे बिकॉज ऑफ नोइम प्रोजेक्ट। ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि ये इजराइल और हमास के रिश्तों, इजराइल और सऊदी अरेबिया के रिश्तों को सुधार रहा था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इजराइल के जो व्यापारी हैं, या फिर मैं कहूँ कि इजराइल के जो टेक्नोलॉजी है वो इस प्रोजेक्ट में आती, इजराइल के जो व्यापारी हैं वो इसमें आते, और काफ़ी व्यापारियों ने सऊदी की विजिट भी की थी। आप यहाँ तक मान के चलिए कि ये भी बताया जा रहा है कि 2020 में इस प्रोजेक्ट के तहत ही जो इजराइल के प्रधानमंत्री उन्होंने भी विजिट की थी सऊदी अरेबिया की। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा अहम प्रोजेक्ट है सऊदी अरेबिया का नोइम, जिसके तहत कहीं ना कहीं इजराइल और सऊदी अरेबिया के संबंध सुधर सकते हैं। और ये एक मुख्य कारण है कि सऊदी अरेबिया ने आज तक गाज़ा पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। इवन मैं कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हाल फिलहाल में ये भी कहा गया कि भाई सऊदी जो क्या कहते हैं, जो फ़िलिस्तीनी हैं जो निर्वासित हुए हैं साउदर्न गाज़ा की ओर, उन्हें तो वापस भी नहीं लौटना चाहिए। इस पर भी सऊदी अरेबिया के प्रिंस, या फिर मैं कहूँ सऊदी अरेबिया द्वारा इस स्टेटमेंट पर भी कुछ भी नहीं कहा गया है। और ये बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ है कि आने वाले समय में, देखिए 2 पॉइंट हो सकते हैं, आने वाले समय में नोइम प्रोजेक्ट पर अगर काम हुआ, दूसरी ओर अगर एक IMAC प्रोजेक्ट जो है जिसमें इंडिया भी शामिल है, और ये जो IMAC प्रोजेक्ट है ना, ये सऊदी, इंडिया, अमेरिका और यूरोप को जोड़ेगा। तो अगर इन प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ, चूंकि अभी तक युद्ध चल रहा था, इजराइल हमास संघर्ष चल रहा था, इस वजह से ये सारे प्रोजेक्ट रुक गए थे। अब सऊदी अरेबिया के जो नोइम प्रोजेक्ट है इसको बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है, क्योंकि इनके पास जो टेक्नोलॉजी और जो खर्चा, मैं कहूँगा कि जो इकोनॉमिकली इन्हें हेल्प चाहिए थी, वो जो समय से आ जाती है अमेरिका और इजराइल से, वो कहीं ना कहीं नहीं आ पाई। और यही कारण है कि आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरेबिया इजराइल का आने वाले समय में भी विरोध करेगा। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है
कि देखिए अगर सऊदी अरेबिया के रिश्ते सुधरते हैं तो इसमें दो पॉइंट आउट होंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि एक अरब जगत को मैसेज जा सकता है कि संघर्ष भूलकर हम आगे बढ़ें, ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आगे बढ़ें, सेवाओं के मामले में आगे बढ़ें। दूसरी ओर मैसेज ये भी जा सकता है कि भाई जब हमारे लीडर ने ही हथियार डाल दिए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो वायलेशंस भी फैल सकते हैं। भाई ईरान इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके मिडिल ईस्ट के अंदर वायलेशन फैलाने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया, ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों देशों का ही ये प्रयास रहता है कि कैसे भी इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बना जाए। और अगर सऊदी अरेबिया के रिलेशन देखिए इजराइल के साथ सुधरे आने वाले समय में, चाहे वो प्रोजेक्ट को लेकर के हों, चाहे वो किसी और चीज़ को लेकर के हों, तो ये ईरान को एक मौका होगा कि वो अपने आप को पेश कर सके सऊदी अरेबिया जैसा एक देश जो कि इस्लाम के लोगों की या इस्लाम की रक्षा करने को मतलब बताए कि हाँ भाई मैं हूँ आपका नया लीडर। और एक पॉइंट ये भी आउट हो सकता है कि आने वाले समय में ये संकेत मिले सऊदी अरेबिया और इजराइल के रिश्तों से, ये संकेत मिले और इस्लामिक कंट्रीज़ को कि भाई देखिए हम गति और प्रगति पर आगे बढ़ सकते हैं अगर रिश्तों को सुधार कर चले। तो देखिए कंक्लूजन यही है कि सऊदी अरेबिया जान गया है कि जो आने वाला टाइम है वो टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं का टाइम है, क्योंकि इनके बगैर कोई भी देश इकोनॉमिक ग्रोथ या अपनी पर्सनल ग्रोथ नहीं कर सकता। और मुख्य कारण यही है कि सऊदी अरेबिया ऑयल से अपनी डिपेंडेंसी हटाना चाहता है और ऑयल से डिपेंडेंसी हटा करके ये लाएंगे अपनी डिपेंडेंसी टूरिज़्म पर, क्योंकि भाई आने वाले समय में ऑयल रिजर्व तो लिमिटेड ही है ना, टूरिज़्म पर। दूसरी ओर टेक्नोलॉजी अपने देश में लाना चाहते हैं जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े और टूरिज़्म, ये सब चीज़ें अपने देश में लाना चाहते हैं। और मुझे ये लगता है कि सऊदी अरेबिया ये सब चीज़ों को अच्छे से जान गया है। यही कारण है कि सऊदी अरेबिया ने आज तक गाज़ा पर खुलकर भी कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके प्लीज़ अपनी राय, अपना प्लान ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। आपके ओपिनियंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।